आपसे नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से आज हम बात करने वाले हैं युगांडा के उस सन की तानाशाह के बारे में जिसने युगांडा में तख्ता पलट करके वहाँ का अपना खुद का राष्ट्रपति घोषित कर लिया। साथ ही युगांडा में इसने अपनी प्रताड़ना और अपनी यातना से लोगों को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया और इसके संघी रवैये की वजह से लोगों की रूह तक काँप गई। इस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया और जिसने वहाँ अफ्रीका के लोगों ने इसका नाम मैडमैन ऑफ अफ्रीका भी रख दिया। साथ ही इसका पूरा नाम इदी अमीन दादा है और जिसने 1971 में वहाँ पे युगांडा में अपना शासन पर कब्जा कर लिया था। साथ ही इतिहास के पन्ने में हमने कई ऐसे तानाशाह के बारे में सुना होगा, लेकिन इदी अमीन थोड़ा सा अलग है और जिसके बारे में जब बात करते हैं तो रूह भी काँप जाती है और इसकी स्टोरी इतनी खतरनाक है कि जितने लोग सुनते हैं उनकी रूह भी काँप जाती है, क्योंकि इसके ऊपर कई ऐसे आरोप लगे जैसे कि लाशों के साथ सोना और लाशों को फ्रिज में रखना, साथ ही उनसे घंटों बातें करना और लोगों को कत्ल करके और उन्हें प्रताड़ित करना और उन्हें दर्द देकर इसे बहुत मजा आता था। और इसमें कई ऐसे टॉर्चर जैसी बातें भी छुपी हुई है जिससे लोग सुनते तो उनकी रूह भी काँप जाते हैं। युगांडा का तख्ता पलट करने वाला, खुद को राष्ट्रपति घोषित करने वाला इदी अमीन का जन्म बुकावो के शहर में हुआ था और जब इसका भरण पोषण इसकी मां ने किया और जैसे जैसे उम्र के साथ इदी अमीन बड़ा होने लगा उसका स्वभाव और ज्यादा उग्र प्रवृत्ति का होने लगा। साथ ही इसकी ऊंची कदकाठी और भारी शरीर के साथ इसने मुक्केबाजी में हैवीवेट चैंपियनशिप भी जीती और जिसके बाद इसने वहां पर सेना में शामिल हो गया। 1945 और 1946 के बीच में जब इदी अमीन सेना में शामिल हुआ तो उस समय पे इसकी लंबी और ऊंची कदकाठी के साथ और इसके अच्छे रवैये के साथ अधिकारियों के साथ ये धीरे धीरे अधिकारियों की नज़र में चढ़ने लगा और जिसके बाद से धीरे धीरे इसने अपने पकड़ वहाँ पर मजबूत करते हुए ये एक उच्च पद पर वहाँ पर स्थापित हो गया और इसे वहाँ पर अच्छे उच्च पद का ओहदा भी मिल गया। लेकिन जब साल 1962 आया तो उस समय वहाँ पर नरसंहार शुरू हो गया और जिसके आरोप इदी अमीन पर भी लगे। अतः सेना द्वारा जिस पर कार्रवाई इदी अमीन पर होती इस नरसंहार की, उससे पहले ही ये युगांडा वहाँ पर आज़ाद हो गया था और जिसके बाद से इदी अमीन वहाँ पे उसके आरोप साबित होने से पहले ही वो बच जाता है तख्ता पलट होने के कारण और जिसके बाद से इदी अमीन ने वहाँ पर कभी भी पलट कर नहीं देखा। जिसके बाद वहाँ पर युगांडा में ओवोटो मिल्टन की सरकार का राज होता है और ओवोटो मिल्टन की नज़रों में अपने आप को अच्छा साबित करते हुए इदी अमीन वहाँ पर ओवोटो मिल्टन की सरकार में शामिल हो जाता है। धीरे धीरे ओवोटो मिल्टन का दिल जीत लेता है और उसे अपने प्रभाव में इतना ज़्यादा ले लेता है कि आग बंद करके ओवोटो मिल्टन जो कि इदी अमीन पर विश्वास करने लग जाता है और जिसके बाद से ही इदी अमीन जो कि ओवोटो मिल्टन की सरकार का भी नेतृत्व करने लग जाता है। और साथ ही जब भी कोई काम होता था तो ओवोटो मिल्टन जो कि इदी अमीन को अपना सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति मानता था और उस पर आग बंद करके भी भरोसा करता था। और जब ओवोटो अमीन कुछ समय के लिए विदेश यात्रा पर जाता है किसी काम के लिए, उसके बाद से ही वहाँ पर युगांडा में जो कि इदी अमीन ओवोटो अमीन का बहुत ही खास व्यक्ति माना जाता था उस पर अपना नेतृत्व जमा लेता है और तो ओवोटो मिल्टन की सरकार है उसको अपना अधिकार जमा कर वहाँ पर अपने आप को राष्ट्रपति 1972 में घोषित कर देता है। और जिसके बाद से ओवोटो मिल्टन को जब इसके बारे में पता चलता है तो उसे वो धमकी दे देता है कि अगर तुम यहाँ युगांडा में आओगे तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा और जिसके डर से ओवोटो मिल्टन युगांडा वापस नहीं आता है और साथ ही फिर वहाँ पर इदी अमीन युगांडा का शासन बन जाता है। ओवोटो मिल्टन की सरकार के शासन में वहाँ पर युगांडा में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। अचानक से तख्ता पलटकर 1972 में युगांडा का शासन जो कि इदी अमीन अपने हाथों में ले लेता है और वहाँ का राष्ट्रपति खुद को ही घोषित कर लेता है और जिसके बाद वहाँ की सरकार तो इदी अमीन के हाथ में आ जाती है और जिसके बाद वहाँ पे अपनी सेना भी खुद इदी अमीन वहाँ पे बना लेता है और जितने भी दुश्मन होते हैं सबको वो कैद करवा देता है। लेकिन वहाँ की जो जनता होती है उनको इससे पहले कुछ समझ में आता है, उससे पहले इदी अमीन वहाँ का शासन संभाल लेता है और जिसके बाद वहाँ पे सबको समझ में आ जाता है कि अब वहाँ पे ओवोटो मिल्टन की सरकार ना होकर अब इदी अमीन की सरकार बन गई है और जिसके बाद अब ओवोटो मिल्टन वहाँ के राष्ट्रपति नहीं रहे और अब वहाँ पे इदी अमीन का शासन आ गया और तख्ता पलट करने के बाद इदी अमीन वहाँ के राष्ट्रपति बन गए और जिसके बाद लोगों के मन में द्वेष तो रहता ही है लेकिन साथ में लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे वहाँ पे इदी अमीन का शासन शुरू होता है और ये समय बीतता है और कुछ समय बाद ही तुरंत 1972 में ही जिसके बाद अचानक से इदी अमीन एक फरमान जारी कर देता है कि जितने भी एशियाई मूल के लोग हैं वह युगांडा को छोड़कर चले जाए 90 दिन के अंदर और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें बंदी बना लिया जाएगा और उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस तरह से अचानक से जारी किए हुए फरमान से लोग परेशान हो जाते क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक संख्या में एशिया के लोग रहते थे जो कि अंग्रेजों के जमाने से वहाँ पर रह रहे थे और अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजों द्वारा वहाँ पे ले जाए गए थे और जिन्होंने युगांडा में बहुत ज़्यादा अपना व्यापार और कार्य जमाया हुआ था और वो कई सालों से वहाँ पर रह रहे थे और अचानक से आए इस फरमान से लोग परेशान होने लगते और जब वहाँ पर इस तरह से उन्हें लगता है शुरू में कि यहाँ पर
कि इदी अमीन इसी तरह से कह रहे होंगे, लेकिन जब बाद में उसमें जोर दिया जाने लगता है और लोगों को परेशान किया जाने लगता है वहाँ की सरकार के द्वारा, तो फिर वहाँ पे इदी अमीन से पूछा जाता है कि आखिर आपने इस तरह का फरमान क्यों जारी किया है? तो फिर इदी अमीन उन्हें कहता है कि मेरे सपने में अल्लाह आए थे और उन्होंने कहा कि जितने भी एशियाई लोग यहाँ पर रहते हैं, उन्हें युगांडा देश से बाहर निकाल दो। अतः इस तरह से उसने यहाँ पे इस तरह का तर्क दिया और जिससे लोगों ने इस तनकीसाना शाह के बारे में समझ गए और लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। साथ ही लेकिन इसके पीछे जो कि लीबिया के गद्दाफी का भी हाथ माना जाता है, क्योंकि लीबिया के गद्दाफी का ये कहना था कि अगर किसी भी देश में या अपने देश में शासन करना है तो वहाँ से पहले जो कि उस देश के गैर लोग जो कि विदेशी लोग रहते हैं और जितने भी उन सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकालो और फिर अपनी जनता पर राज करो। और इसके उस समय जो कि इदी अमीन की दोस्ती लीबिया के गद्दाफी के साथ बहुत ही अच्छी थी, तो हो सकता है कि इदी अमीन को लीबिया के गद्दाफी ने इस तरह का करने के लिए कहा था और जिसके अनुसार लीबिया के गद्दाफी के कहे हुए बछड़ों के हिसाब से इदी अमीन ने भी उस तरह का कदम उठाया होगा, ऐसा माना जाता है और ऐसा तर्क भी दिया जाता है। साथ ही इदी अमीन का ये भी कहना था कि जितने भी एशिया के लोग जो कि युगांडा में रहते हैं वे सभी जो कि युगांडा के लोगों के साथ शोषण करते हैं, साथ ही उनके साथ भेदभाव करते हैं और साथ ही उन्होंने युगांडा को बहुत ज़्यादा लूटा। और जब वहाँ से 90 दिन के आदेश पर एशियाई लोगों को देश से बाहर निकाला जाने लगा, तो उसमें आदेश भी दिया गया कि जितने भी एशियाई मूल के लोग हैं वे जब युगांडा से बाहर जाएंगे तो केवल 55 पाउंड और साथ में अपने 250 किलो का ही सामान बाहर ले जा सकते हैं। और जिसके बाद वहाँ से लोगों के लिए जाना बहुत ही मुश्किल हो गया और जैसे सब कुछ अपना छोड़कर वे युगांडा से बाहर चले जाते हैं। लेकिन साथ ही जितने लोग युगांडा में बसते हैं उसके बाद से ही वहाँ पर अचानक से लापता और अपहरण जैसे केस बढ़ने लगते हैं। साथ ही इदी अमीन का शासन जो कि सन की तानाशाह का शासन वहाँ पर बढ़ जाता है और जो कि वो कहर बनकर बरसता है युगांडा के लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रताड़ना और यातनाएं शुरू हो जाती है और कई तरह की सजाओं का भी फरमान वहाँ पे जारी होने लगता और हर बार नए नए नियम वहाँ पर निकाले जाते हो जो कि लोगों के लिए बहुत ही दर्द भरे होते हैं। और जितने वहाँ पर जो कि गैर एशियाई लोग बच जाते हैं, साथ ही उनके अचानक से लापता होने के भी केस बढ़ जाते हैं। साथ ही वहाँ पे युगांडा के लोग भी गायब होने लगते हैं और अचानक से खेतों और कई सुनसान जगहों पर वहाँ पर अधकटी और बिना सिर की, बिना हाथ की और बिना ओट नाक की बॉडियाँ मिलने लगती है, जिससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा दहशत में डाल देते। और साथ ही ये सिलसिला दिन दिन बढ़ता जाता है और साथ ही वहाँ के लोगों का जो कहना था कि युगांडा के लोगों का ये सभी मानना है कि जो भी इदी अमीन ने ना कि अपने दुश्मनों को मारा, साथ ही उनके शवों के साथ भी बहुत ज़्यादा यातनाएं की, उनके शवों को फ्रिज में भी संभाल कर रखा और साथ ही वहाँ पर जो भी लोग मरे जाते थे और वहाँ पे जिनकी भी अपहरण होते थे उनकी बॉडी बहुत ही अजीब अवस्था में मिला करती थी और सड़ी हुई बॉडियाँ ही प्राप्त होती थी, जिसमें कई बॉडियों के तो ना नाक होते थे, ना ओंठ होते थे, ना कि उनके किसी के तो सर भी नहीं होते थे, साथ ही उनके प्राइवेट पार्ट तक गायब होते थे, साथ ही वहाँ पे गुर्दे और हार्ट तक वहाँ पर उन बॉडियों के गायब होते थे और कई पार्ट्स इस तरह से बॉडियों के निकाल लिए जाते थे और उन्हें बॉडियों को बहुत ही बुरी हालत पर छोड़ दिया जाता था। और जिसके बाद वह धीरे धीरे वहाँ पर पूरे युगांडा में जो कि ऐसे शवों का ढेर लगने लगा और कई जगह पर ऐसे कब्रिस्तान भी देखे गए जहाँ पर ऐसे बॉडियों को दफना दिया जाता था और जिससे ये यातनाएं बढ़ने लगी और माहौल बहुत ज़्यादा दहशत में आ गया। और साथ ही जो कि युगांडा में जो कि इदी अमीन का जो कि नौकर था उनके द्वारा भी एक बयान दिया गया था जिसमें ये बताया गया था कि इदी अमीन के घर पर एक सीक्रेट रूम है जिसमें बहुत बड़े बड़े फ्रीजर रखे हो, जिसमें उसने खुद वहाँ पर कटे हुए सिरों को देखा है एक बार। साथ ही बहुत से लोगों का ऐसा मानना भी था कि इदी अमीन जो कि लाशों के साथ सोने का भी शौक रखता था, साथ ही वह कई लाशों को रखता था और कई लाशों के सिर को काट कर अपने फ्रिज में भी रखा करता और जिसके बाद वह डिनर टेबल पर उनको सजाकर उनसे घंटों बातें किया करता था। साथ ही इदी अमीन का एक सीक्रेट रूम भी था जहाँ पे वह लाशों के साथ कई घंटों बिताया करता था और उनसे बातें किया करता था। साथ ही इसके बारे में जो कि वहाँ के युगांडा की जो कि जनता थी वो बिल्कुल अनजान थी और उसको बिल्कुल भी इस बारे में अंदाजा नहीं था। साथ ही वहाँ पर हर तरह के लोगों को यातनाएं दी जाती थी और किसी भी छोटे मोटे अगर कोई जुर्म होता था उसके लिए भी लोग वहाँ पर लापता होने लगे थे और उनके साथ कई प्रताड़ना होती थी। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पर लोगों को करंट तक लगा के मारा जाता था और जब वे चीखते थे और तड़पते थे तो उनकी आवाज़ सुनकर इदी अमीन को बहुत ही खुशी होती थी और वह उससे खुश हुआ करता था। यहाँ तक कि लोगों का बहता हुआ खून देखकर भी इदी अमीन को बहुत खुशी मिला करती थी। साथ ही इस बारे में लोगों को कुछ पता नहीं था। साथ ही एक इंटरव्यू होता है 1975 में, जब ये बात सामने आती है तो बातों बातों में इदी अमीन के मुंह से एक बार ये निकल जाता है कि इंसानों का खून बहुत ही अच्छा होता है और उसने कई बार इंसानों का खून पिया और इंसानी मांस भी खाया, जिसके बाद से वहाँ के लोग और देश
देश के और विश्व के सभी लोग चौंक जाते हैं इस तरह के बयान से, और कई बार उसने अपने इंटरव्यू में इस चौंकाने वाली बातें भी कही। साथ ही एक इंटरव्यू में तो वह कह देता है कि बंदर के मांस से ज़्यादा उसे इंसानी मांस अच्छा लगता है। साथ ही अगर सेना युद्ध में लड़ रही है और अगर वो जंगल में फँस जाती है तो वह अपने साथियों के जो मृत शरीर होता है उनको पकाकर खा सकती है। उससे कई हफ्ते तक उन्हें भूख नहीं लगेगी और खाने की कोई कमी भी नहीं हो सकती और वह जीवित रह सकते हैं और युद्ध कर सकते हैं। और इस तरह के बयान से लोग सत्ते में आ जाते हैं, और इस तरह की बातें जब लोगों के सामने आने लगती है और वो पूरे विश्व में इस तरह के इंटरव्यू फेमस होने लगते हैं, तो उसके बाद फिर युगांडा की जनता का भी ध्यान जो कि इदी अमीन की तरफ जाता है। इतने सारे लापता लोगों के और कैदी बनाए लोगों और इतनी अध अवस्था में और इतनी यातनाएं वाली जो कि सड़ी गली बॉडियां जो कि युगांडा में मिल रही थी, आए दिन लापता और अपहरण के केस बढ़ रहे थे, और इस तरह से वहां पर युगांडा में लाशों के ढेर लगने लगे। तो जिसके बाद से ही फिर सारा शक योगी इदी अमीन के ऊपर जाने लगता है, और जब इदी अमीन के बारे में छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि इदी अमीन जो कि एक उस कबीले से संबंध रखता था और उसका जन्म उस कबीले के लोगों में हुआ था कि जो कि वहां पर खून पीने और मांस इंसानी मांस खाने का शौक रखते थे, और जिस वजह से इदी अमीन को भी लाशों के साथ रहना, बातें करना और खून पीना और इंसानी मांस खाने का भी लत लगी हुई थी, और जिनके उसने पूरी तरह से उसे सीक्रेट रखा था। और वो साथ ही इदी अमीन के इस तरह के रवैये और सनकी बर्ताव की वजह से पूरा युगांडा परेशान होने लगता है और उनके युगांडा के जनता के अंदर पूरा रोष भर जाता है। साथ ही उन्हें इससे दहशत होने लगती है, और इन सारी चीज़ों के पीछे जब इदी अमीन का हाथ पाया जाता है और जो इतनी लापता और सड़ी गली लाशें जो मिलने का सिलसिला चल रहा था इतने दिनों से, इन सब चीज़ें और लोगों में जो यातनाएं होती है और जिस तरह से लोगों को दर्द देता है, और जब तक लोगों के शरीर से जान नहीं निकल जाती और जब तक लोग मर नहीं जाते, जब तक उनकी प्रताड़ना और उनकी दर्द की कराहने की आवाज़ इदी अमीन को सुनने का बहुत ज़्यादा शौक था, और जिसके बारे में लोगों को पता चल जाता है। और ऐसा माना जाता है जब इदी अमीन को गिरफ्तार किया गया और युगांडा में जब वहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ और वहाँ पे जब गृह युद्ध स्टार्ट होता है, तो फिर उसके बाद से फिर इदी अमीन पर कई केस लगाए जाते हैं, और जिससे पता चलता है कि वहाँ पे 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी युगांडा में, और कई जगह तो ऐसी मिली थी कि जिस पर कि लाशों के अंबार लगे हुए थे, और युगांडा के हर एक हिस्से पे और हर एक क्षेत्र में वहाँ पर सड़ी गई लाशों के ढेर लगे हुए थे, और कई कब्रिस्तान भी वहाँ पर पाए गए थे। साथ ही इसने 4000 से भी ज़्यादा जो कि विकलांग लोग थे उनको नील नदी में भी फेंकने का आदेश और फरमान जारी कर दिया था, और जिसके बाद कि वहाँ के मगरमच्छ जो कि इन विकलांगों को खा ले, और जिससे भी इसकी बहुत ज़्यादा ऐसी प्रताड़ना और वही सजा ऐसी सामने आने लगी, और धीरे धीरे फिर इस पर केस भी चलाया गया। और जिसके बाद जब युगांडा में तंजानिया द्वारा वहाँ पर युद्ध छेड़ दिया गया, उसके बाद से ही वहाँ पे इदी अमीन को जब लगने लगा कि इसका तख्ता पलट हो गया और अब इसका शासन वहाँ पे खत्म होने वाला, ये वहाँ से लीबिया भाग जाता है। और जब वो लीबिया भागता है तो उसके बाद से वह कुछ दिन वहाँ पर कुछ साल लीबिया में रहता है, और जिसके बाद वह लीबिया से बाहर निकलकर फिर वह सऊदी अरब में जाकर वहाँ पे बस जाता है और कई सालों तक सऊदी अरब में रहता है। और जब भी इदी अमीन पर कई तरह के केस और कई एलिगेशन भी लगाए जाते हैं, लेकिन युगांडा की जो कि सरकार है उसको पकड़ नहीं पाती, और जिसके बाद 2003 में सऊदी अरब में फिर ये इदी अमीन की मृत्यु हो जाती है। तथा इतिहास का इतना खतरनाक और इतना तानाशाह और सनकी राक्षस या दानव या आदमखोर कहे या हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला ऐसा तानाशाह इदी अमीन जो कि पूरी दुनिया में फेमस हो गया, और जिसके क्रूरता के किस्से जो कि आज भी लोगों के दिल में छाए हुए थे। और अफ्रीका में जब भी इस शख्स के बारे में बात की जाती है तो लोग इसे मैडमैन ऑफ अफ्रीका के नाम से भी पुकारते हो, कई लोग इसे हैवान भी कहते हैं, जो कि इंसानी रूप में एक हैवान जो कि दुनिया में आया था और इसने अपनी हैवानियत से पूरी युगांडा की जनता को प्रताड़ित किया, साथ ही पूरी युगांडा के लोगों के साथ नरसंहार भी किया, और साथ ही इसमें कई ऐसे ताड़ना भरी चीजें भी की, और साथ ही लाशों के साथ सोना, लाशों के साथ रहना और घंटों तक लाशों के सिरों के साथ बात करना, साथ ही उन्हें प्रताड़ित करना, लोगों को करंट देना और मगरमच्छ में नील नदी में फेंकवा देना, साथ ही कई तरह की प्रताड़ना जो कि लोगों को इस तरह की सजाएं देना कि जब तक लोगों की जान न चली जाए तब तक इसे खुशी नहीं मिलती थी, जब तक ये लोगों की चीख और दर्द की आवाज़ इसके कानों में नहीं आती थी इसे सुकून नहीं मिलता था, और इस तरह से ये वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया करता था। और धीरे धीरे इसका शासनकाल इतना लंबा चला, और साथ ही पूरे 8 साल के शासनकाल में इसने इतनी सारी प्रताड़ना की युगांडा में कि इदी अमीन के खौफ से आज भी युगांडा के लोग डरते हैं, और जिसके बाद से फिर युगांडा की अर्थव्यवस्था भी इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि जितने एशियाई देश के जो लोग थे वो वहाँ पर जो कि व्यापार किया करते थे और जो कि अपने व्यापार को छोड़कर वहाँ से आ गए थे, और जिसके बाद से युगांडा की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, और जिसके बाद से आज भी युगांडा की जो अर्थव्यवस्था संभलने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, और वहाँ के लोग आज भी प्रताड़ित है, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ के लोग भी अब संभल रहे हैं और धीरे धीरे वहाँ विकास हो रहा है। लेकिन इदी अमीन का नाम आज भी लोगों के जुबान पर रहता है और उनके जहन में रहता है। लेकिन जब भी इदी अमीन ऐसे आदमखोर हैवान और राक्षस की बात जब उठती है तो वहाँ के लोगों के रूह ही काँप जाती है, और जो भी इसके बारे में और इदी अमीन की कहानी के बारे में जानता है उसकी रूह तक काँप जाती है। साथ ही
ही आज का हमारा वीडियो ईदी अमीन जैसे राक्षस और दानव और क्रूर आदमखोर जो कि इंसानी मांस खाने वाले व्यक्ति ईदी अमीन के बारे में आज की हमारी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज गए बार प्रदीप को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।